सभी प्रशिक्षुओं को मेरा नमस्कार। आप सभी का हमारे चैनल टीएसपी क्लासेस में एक बार फिर से बहुत-बहुत स्वागत है। तो दोस्तों, इस वीडियो में हम चर्चा करेंगे डीएलएड प्रथम वर्ष के सिलेबस के बारे में। जैसा कि आपको पता होगा कि जो फर्स्ट सेमेस्टर के बच्चे हैं, अर्थात प्रथम वर्ष के जो बच्चे एडमिशन लिए होंगे, उनके लिए सब्जेक्ट बिल्कुल न्यू होगा। कुछ सब्जेक्ट ऐसा होगा जो वो पहले से उस चीज़ के बारे में जानते होंगे, लेकिन इसमें कुछ सब्जेक्ट ऐसे होंगे जो कि बिल्कुल नया होगा और थोड़ा-सा आपको उसपे लगना भी पड़ेगा, क्योंकि वो चीज़ें आपको बिल्कुल न्यू-न्यू मिलेंगी। जैसे मैथ वगैरह हुआ, ये तो आपके लिए सही है, मैथ मैथ आपसे परिचित है, इंग्लिश होता है, संस्कृत होता है, हिंदी होता है, ये सब चीज़ों से तो आप परिचित होंगे। लेकिन कुछ विषय ऐसे होंगे जो आपके बिल्कुल नए होंगे। तो देखिए, सबसे पहले आपको ये बता दें कि डीएलएड है, अर्थात बीटीसी है, ये 2 वर्ष का कोर्स होता है। 1 वर्ष में 1 वर्ष में 2 सेमेस्टर होता है, 6-6 महीने का सेमेस्टर होता है। ठीक है। इस 6 महीने में 5 महीने की क्लासेस चलती हैं, 1 महीने का आपको प्राइमरी में इंटर्नशिप ट्रेनिंग लगता है। उसके बाद जैसे 6 महीने कंप्लीट होते हैं, आपका वो टाइम ड्यूरेशन खत्म हो जाता है। उसके बाद एग्जाम आता है। अब एग्जाम ये पीएनपी की ऊपर होता है, वो उसको कब कंडक्ट करा रहा है, कब पेपर करा रहा है, वो उसके ऊपर डिपेंड होता है। कभी कभी होता है 7 महीना, 8 महीना, 9 महीने में भी पेपर हो जाता है। तो वो थोड़ा सा लेट लतीफ होता है, वो आपसे नहीं मतलब होता है, लेकिन आपकी जो टाइम ड्यूरेशन होती है वो 6 महीने के बाद खत्म हो जाती है और जस्ट वो अगले वाले सेमेस्टर में क्रॉस कर जाता है। तो 2 वर्ष का ये आपका कोर्स होता है, 6-6 महीने का सेमेस्टर हो गया है और प्रत्येक महीने हर एक सेमेस्टर में आपका इंटर्नशिप ट्रेनिंग लगेगा। प्राइमरी स्कूल में लगता है, 1 महीने की ट्रेनिंग होती है, 100 नंबर वहां से आपको मिलता है। तो वो ले जा करके आपको कॉलेज वगैरह में जमा करना होता है, तो वो भी उसका इंक्लूड होता है नंबर्स में। ठीक है, तो चलिए हम इसमें बात कर लेते हैं कि आपको क्या-क्या चीज़ें पढ़नी है, विषय वस्तु इसका क्या है, क्या चीज़ें पढ़नी है, कैसे चीज़ों को हम अच्छे तरीके से कवर करेंगे, जिससे हमको कोई दिक्कत ना हो। चूँकि ये जो आपका प्रथम सेमेस्टर हो या द्वितीय सेमेस्टर हो या तृतीय सेमेस्टर हो या चतुर्थ सेमेस्टर हो, बीटीसी में ओवरऑल बात करें तो बहुत तेज़ बैक लगता है। बैक लगने का एकमात्र रीज़न ये होता है कि बच्चे उसको ध्यान नहीं देते हैं, सही से पढ़ाई नहीं करते हैं, जिससे दिक्कतें होती हैं। अगर आप सही से उसको चीज़ों को ध्यान दें तो निश्चित बैक नहीं लगेगा, कन्फर्म है, क्योंकि इतनी बड़ी चीज़ें नहीं होती हैं, इतना बड़ा हौवा नहीं बना होता है ये कि आपका बैक लग जाए। बस ये होता है कि जो लोग इसको थोड़ा-सा हल्के में ले लेते हैं, थोड़ी यही दिक्कत हो जाती है। अगर आप इसको कंटिन्यूटी प्रतिदिन की दिनचर्या में लाएँगे, प्रतिदिन आप पढ़ाई करते रहेंगे, समय निकाल के पढ़ाई करते रहेंगे, तो कदापि ऐसा कुछ होने वाला नहीं है। बहुत ही अच्छे मार्क्स के साथ पास होंगे। केवल पास ही नहीं होंगे, अच्छे मार्क्स के साथ पास होंगे, अच्छा परसेंटेज बनेगा। ठीक है? तो चलिए हम लोग बात कर लेते हैं कि पहले क्या पढ़ना है, क्या चीज़ें आपके लिए नया है और क्या चीज़ें आपके लिए पुरानी चीज़ें हैं, उसकी बात कर लेते हैं। देखिए, पहला है बाल विकास। आपको बाल विकास के बारे में पढ़ना पड़ेगा। ये सब्जेक्ट जो है आपका न्यू है, यानी ये आपके लिए नया होता है। ये आप कभी नहीं पढ़े होते हैं बाल विकास। देखिए, इसमें होता क्या है कि ये सारी चीजें रिलेटेड बच्चों से होती है। जैसे इसमें बाल विकास का अर्थ यानी बच्चे का कैसे डेवलपमेंट हो, इसको सीडीपी भी बोलते हैं, चाइल्ड डेवलपमेंट। ये सीडीपी इसको भी बोलते हैं। इसमें बच्चे का विकास कैसे हो, सर्वांगीण विकास कैसे हो, बच्चे का मेंटली रूप से उसका विकास कैसे हो, हम बच्चे को कैसे किस तरीके से पढ़ाएं जिससे बच्चा अच्छे तरीके से उसको समझ सके। तो बाल विकास का अर्थ इसमें है आवश्यकता तथा क्षेत्र, यानी बच्चे के विकास में क्या आवश्यकताएं हैं, उसे कौन कौन से क्षेत्र हैं जिससे हम उसको अच्छी तरीके से समझा सकें, बता सकें, बच्चे का विकास हो सके। फिर आता है बाल विकास की अवस्थाएं, यानी बाल विकास की कितनी स्टेज होती हैं, अवस्थाएं होती हैं। बा- शैशवावस्था, बाल्यावस्था, किशोरावस्था, ये सब सारी जो अवस्थाएं होती हैं, ये सब बच्चों से संबंधित होती है कि बच्चे का शैशवावस्था कब कब से कब तक का होता है, बाल्यावस्था कब से कब तक का होता है, किशोरावस्था कब से कब तक का हो जाता है, बच्चा प्रौढ़ावस्था में कब चला जाता है। ये सारी चीजें आप बाल विकास की अवस्थाओं में पढ़ेंगे। ठीक है। फिर करें शारीरिक विकास, बच्चे का शारीरिक विकास कैसे हो, बच्चा हम बच्चे को कैसे किस तरीके से ध्यान दें या उसको
ऐसी क्या चीजें हैं जो उससे शारीरिक विकास में रुकावट पैदा कर रही हैं, ये सब सारी चीजों को हम इसमें पढ़ेंगे। फिर मानसिक विकास में सब बुद्धि, बुद्धि लब्धि, इसको बोलते हैं आईक्यू, बुद्धि परीक्षण, ये सब सारी चीजें रहेंगी कि बच्चे का बुद्धि का विकास क्यों नहीं हो रहा है, क्या रीजन है उसका। तो इस सब का ज्ञान प्राप्त करके, जैसे आप सपोज दैट आप बीटीसी कंप्लीट कर लेंगे या डीएलएड आप कंप्लीट कर लेंगे, आपका प्रशिक्षण कंप्लीट हो जाएगा, वैकेंसियां आती हैं, तो जब ये सब सारी चीजें आप पढ़े रहेंगे अच्छी तरीके से, इसका ज्ञान रहेगा, तो आप जा करके जब कभी भी आप टीचर बनेंगे, अध्यापक बनेंगे, तो वहाँ आपको बहुत अच्छी तरीके से पता रहेगा कि हमें बच्चों को किस तरीके से मोटिवेट करना है, बच्चों को किस तरीके से पढ़ाना है, किस तरीके से उनको उनके मानसिक विकास को डेवलप करना है, कैसे बच्चा जल्दी से सीख जाए, कैसे बच्चा स्कूल में आए, प्रतिदिन आए, क्योंकि बच्चे पढ़ाई से बड़ी तेजी से भागते हैं, स्कूल आने से वो बड़ी तेजी से भागते हैं। तो ये सब सारी चीजें हैं। फिर उसके बाद आता है संवेगात्मक विकास, संज्ञात्मक विकास। ये जीन पियाजे के सिद्धांत के अनुसार संवेगात्मक विकास बच्चे का किस तरीके से उसमें संवेग की क्रियाएं होती हैं, बच्चा बहुत जल्दी उत्तेजित हो जाता है, बच्चा गुस्सा करता है, बच्चा बच्चा प्यार भी करता है, तो वो सब सारी चीजों का ज्ञान आपको इस चीजों से में मिल जाएगा। फिर उसका आता है सामाजिक विकास। ये सामाजिक विकास, बच्चे का सामाजिक विकास किस तरीके से किया जाए, उसको किस तरीके से जोड़ा जाए जिससे बच्चे का सामाजिक विकास हो सके। ठीक है। फिर अगला है भाषा विकास, अभिव्यक्ति क्षमता का विकास, यानी बच्चे का लैंग्वेज डेवलपमेंट किस तरीके से किया जाए, बच्चा किस तरीके से बोल रहा है, क्षेत्रीय भाषा में बोल रहा है या खड़ी भाषा में बोल रहा है, तो सारी चीजों का इसमें ज्ञान प्राप्त होता है बच्चों को। फिर उसके बाद आता है सृजनात्मक एवं सृजनात्मक क्षमता का विकास, इसमें सृजनात्मक क्षमता से संबंधित रहेगा। फिर व्यक्तित्व का विकास, जैसे बच्चा अंतर्मुखी है या बहिर्मुखी है या उभयमुखी है, ये तीन प्रकार के होते हैं। इसका जो अर्थ होता है अंतर्मुखी, बहिर्मुखी। बहिर्मुखी में बच्चा ये हो जाता है जो मतलब हर तरीके से वो परिपक्व हो जाता है। फिर उसके बाद आता है व्यक्तित्व परीक्षण के तरीके एवं समायोजन। व्यक्तिक भिन्नता में क्या हो जाता है कि बच्चों में एक जैसी चीजें होने के बाद भी वो क्या होती हैं, आपस में भिन्न भिन्न होते हैं, तो ये व्यक्तिक भिन्नता आती है। फिर कल्पना, चिंतन, तर्क, इसमें बच्चा किस तरीके की कल्पना कर रहा है, क्या चिंतन कर रहा है, किस वर्ष में वो कल्पना करना स्टार्ट कर देता है, किस वर्ष में चिंतन होने लगती है उसको, और तर्क मतलब वो किस अवस्था में पहुंचता है जिसमें उसे तर्क संगत जैसे सवालों का उसके मानसिक में माइंड में विकास हो जाता है कि आपसे प्रश्न करने लगता है। ये सब सारी चीजें आप बाल विकास में पढ़ेंगे। फिर अगला आता है बाल विकास के आधार एवं उसको प्रभावित करने वाले कारक, यानी बच्चे का जो विकास होता है उसको प्रभावित करने वाले कारक कौन कौन से होते हैं, बच्चा किस तरीके से किस चीजों से प्रभावित हो जाता है। जैसे वंशानुक्रम, जिसको बोलते हैं जेनेटिक्स बोलते हैं, वंशानुक्रम, कुछ चीजें ऐसी होती हैं जो हमारे जेनेटिक्स में होती है, उससे बच्चा प्रभावित होता है। ठीक है। फिर वातावरण, यानी पारिवारिक, सामाजिक, विद्यालयी, संवार माध्यम आदि, जैसे परिवार हमारा किस तरीके से है, बच्चे की परवरिश कैसी हो रही है, उसका सीधा डायरेक्ट इफेक्ट बच्चे पर पड़ता है कि परिवार जिस तरीके का रहेगा, माता पिता जिस तरीके के रहेंगे, उसका इफेक्ट बच्चों पे अवश्य पड़ेगा। सामाजिक, विद्यालय, बच्चा विद्यालय में जा रहा है तो वहाँ विद्यालय का वातावरण कैसा है, किस तरीके से विद्यालय में लोग हैं, टीचर हैं कैसे हैं, तो इसका इफेक्ट बच्चे पे पड़ेगा। तो ये उसको बाल विकास के प्रभावित करने वाले कारक में आते हैं। अगर आपका परिवेश अच्छा है तो बच्चा अच्छा ही कुछ सीखेगा। परिवेश खराब है, परिवार खराब है, विद्यालय में लोग नहीं सही हैं, टीचर नहीं सही है, बच्चे नहीं सही हैं, तो पहली पहली बार जब बच्चा जाएगा तो उसका इफेक्ट बच्चे पे पड़ेगा। ठीक है। चलिए अगला आ जाता है अधिगम। अधिगम मतलब होता है सीखना, ये बाल विकास में हम पढ़ेंगे। अधिगम, सीखना का अर्थ एवं सिद्धांत, यानी इसमें बच्चे को किस तरीके से सिखाया जाए, बच्चे को कैसे क्या किया जाए कि बच्चा अच्छी चीजों को सीखे और उसकी जो मोटिवेशन चीजें होती हैं उसको ज्यादा वो ले। ठीक है। तो ये सब सारी चीजें हम कौन से चैप्टर में पढ़ेंगे, अधिगम में पढ़ेंगे, सीखने वाले में पढ़ेंगे। फिर आता है अधिगम को प्रभावशाली विधियां, यानी अधिगम को कैसे हम प्रभावित करें, तो करके सीखना, अनुकरण द्वारा सीखना, यानी किसी चीजों को करके स्वयं सीख लेना है। दूसरा अनुकरण, अनुकरण मतलब ये होता है कि एक बार उसको चीजें बता दें तो दूसरी बार उसे क्या करे, कॉपी करे, उसी को बोले। जैसे कोई चीज हम बोले, पढ़ा करके बोले, तो वो भी चीजें उसको अनुकरण करे, दोहराए। फिर निरीक्षण करके सीखना,
है ना? उसके बाद परीक्षण करके सीखना, फिर सामूहिक विधियों द्वारा सीखना, जैसे कई बच्चों के साथ बैठ करके तब भी सीखेगा। सम्मेलन व विचार गोष्ठी विधि, प्रोजेक्ट विधि, समूह अधिगम विधि, ये सब सारी चीजें इसमें करेगा बच्चा। फिर कहता है अधिगम के नियम। अधिगम यानी सीखने के नियम है, थांडाई के सीखने का मुख्य एवं गौड़ नियम तथा सीखने सिखाने में इनका महत्व। मतलब कुछ वैज्ञानिक ऐसे हैं जो बच्चों के सीखने के संबंधित में कुछ उदाहरण दिए हुए हैं कि बच्चे को उस चीजों से जोड़ा जाए जिससे बच्चा अच्छी तरीके से सीख जाए। थांडाइक हैं, अभी बहुत सारे वैज्ञानिक आएंगे उसमें, कोई कुत्ते में बहुत प्रयोग किया है, कोई वो चिपैंजी पे प्रयोग किया हुआ है। तो सारी चीजें जो प्रयोग किए हैं लोग, वो सिखाने के लिए किए हैं कि बच्चे को अच्छी तरीके से चीजें सीखने को मिल जाएं। ठीक है। फिर आता है अगला अगला अधिगम के प्रमुख सिद्धांत तथा कक्षा शिक्षण में इनकी व्यवहारिक उपयोगिता। कह रहा है अधिगम के प्रमुख सिद्धांत यानी सीखने के कुछ सिद्धांत हैं, जैसे थांडाई, हमने बताया ना, थांडाई, पॉलॉव, स्किनर, कोहलर, प्याजे, व्यागोत्स्की, ब्रूनर, ये सब सीखने के सिद्धांत हैं। ये सब बहुत ही इंपॉर्टेंट होते हैं। यहाँ से प्रश्न खूब आता है, एग्जाम में प्रश्न खूब यहाँ से पूछा जाता है कि थांडाइक किस पर प्रयास किए हैं, पॉलॉव किस पर प्रयास किए हैं, स्किनर किस पे प्रयास किए हैं, कोहलर किस पे किए हैं। तो ये सब सारे चीजों पे किए हैं, कोई कुत्ते पे किया है, कोई कौवे पे, सॉरी, कोई कबूतर पे किया है, कोई चिपैंजी पे किया है, कोई मटर पे किया है। तो चीजें, सारी चीजें यहाँ पे दिखाई जाएंगी, बताई जाएंगी कि बच्चे को कैसे किस चीजों से जोड़ा जाए जिससे बच्चा अच्छी तरीके से सीख सके। तो ये सब सारी चीजों के बारे में आप पढ़ेंगे बुक में अपने, और बहुत ही इंटरेस्टिंग होता है, बहुत ही अच्छा लगता है। अगर आप कंटिन्यूटी के साथ, किताब के साथ जुड़े रहेंगे तो बहुत ही मजा आएगा समझने में और पढ़ने में। और एक भी बहुत अच्छे 50 मार्क्स का ये होता है, जो आपका बाल विकास होता है 50 मार्क्स का होता है, और बहुत ही अच्छे मार्क्स आप गेन करेंगे। लेकिन कब, जब आप किताबों के साथ जुड़ेंगे तब। लास्ट में क्या होता है कि लोग सीरीज पढ़ना स्टार्ट करते हैं, तो सीरीज में वो चीजें आपको नहीं मिल पाती है। अगर आप यहाँ से अच्छी तरीके से पढ़े हैं तो आपको आगे टेट और सीटेट में मेहनत नहीं करनी पड़ेगी, बहुत ज्यादा मेहनत नहीं करनी पड़ेगी। बहुत अच्छे मार्क्स टेट सीटेट में, यानी आप क्वालिफाई करते हुए चले जाएंगे। नहीं तो ऐसा होता है कि लोग क्या करते हैं कि बीटीसी यानी डीएलएड ही नहीं कंप्लीट कर पाते हैं, बैक टू बैक लिए जाते हैं। ठीक है। तो वही चीज होती है कि अगर आप यहाँ अच्छी तरीके से पढ़े हैं तो आपको टेट सीटेट या आगे जो आने वाली वैकेंसियां रहेंगी उसमें भी कोई दिक्कत नहीं होगा। ठीक है। तो ये सब सारी चीजें इसमें रहेंगी। फिर कहता है सीखने का वक्र, अर्थ एवं प्रकार, यानी एक सीखने का वक्र चलता है कि किस तरीके से वक्र, किस तरीके से बच्चा सीख रहा है, इस उम्र तक किसमें क्या चीज चीज सीख लिया है, इस पड़ाव तक क्या सीख लिया है, और या पठार कब आ गया उसमें। कि बहुत ज्यादा अगर पढ़ाते रहें, बहुत बोर जब बच्चा हो जाएगा तो उसमें पठार आना शुरू हो जाएगा। तो क्या होता है कि बच्चों को आप ब्रेक कर दीजिए, मत पढ़ाइए, उसको किसी खेल से जोड़िए। तो क्या होगा, उसके जो आईक्यू होगी वो थोड़ी सी बढ़ेगी। अगला होता है सीखने का स्थानांतरण। सीखने के स्थानांतरण में मत क्या होता है, अर्थ, प्रकार, सिद्धांत, सीखने सिखाने में स्थानांतरण का महत्व। बच्चा कैसे स्थानांतरित हो रहा है सीखने में, मतलब स्थानांतरण का मतलब यही होता है कि तो जो चीज सिखाया जाता है किस तरीके से स्थानांतरित हो रही है। फिर उसके बाद नेक्स्ट चैप्टर आता है अभिप्रेरण, अर्थ, प्रकार एवं महत्व। इसमें अप्रेरण में अर्थ, प्रकार और महत्व के बारे में पढ़ेंगे। अप्रेरण की विधियां होंगी, रुचि, बच्चा रुचि ले रहा है पढ़ने में, सफलता किस तरीके से मिल रही है, प्रतिद्वंदिता आ रही है बच्चे में, सामूहिक कार्य करने आ रहा है, प्रशंसा पुरस्कार हो रहा है, प्रशंसा पुरस्कार दे रहा है, ध्यान दे रहा है बच्चा, खेल, सामाजिक कार्यक्रमों में सहभागिता, कक्षा का वातावरण, ये सब मोटिवेशन में आता है, अभिप्रेरण में आता है। फिर अगला होता है सीखने सिखाने के संदर्भ में तथा विद्यालय व्यवस्था के संदर्भ में समुदाय के सक्रिय सदस्यों, ग्राम शिक्षा समितियों, विद्यालय प्रबंध समितियां। देखिए, ग्राम शिक्षा नीति ये बनाई जाती है, स्कूल के द्वारा बनाई जाती है ग्राम शिक्षा नीति, अथवा विद्यालय प्रबंध समिति जिसको एसएमसी बोलते हैं, वो स्कूल का भाग होता है। वहाँ स्कूल में ये चयन किया जाता है कि विद्यालय प्रबंध समिति रहेगी, और प्रत्येक महीने के बुधवार को बुलाया जाता है। विद्यालय जो एसएमसी होती है, एसएमसी की मीटिंग कराई जाती है, विद्यालय प्रबंध समिति की मीटिंग कराई जाती है। वो प्रत्येक महीने के प्रत्येक प्रथम बुधवार को, हर महीने के प्रथम बुधवार को बुलाई जाती है। उसमें स्कूल से संबंधित चर्चा किया जाता है। अगर बच्चा स्कूल नहीं आ रहा है तो उसमें अध्यक्ष चुने जाते हैं, गांव का कोई एक अध्यक्ष होता है, सचिव वहाँ का प्रधानाध्यापक होता है, बाकी और भी लोग को सदस्य चुना जाता है। तो सबको बुलाया जाता है कि आएंगे और स्कूल के कंडीशन को देखेंगे। बच्चा अगर स्कूल नहीं आ रहा है तो बच्चे से संपर्क करने में सहभागिता देंगे।
सचिव के साथ, सचिव में बोले तो प्रधानाध्यापक के साथ कि बच्चा स्कूल क्यों नहीं जा रहा है, गांव के बच्चों से संपर्क करेंगे, गार्जियन से संपर्क करेंगे। तो ये विद्यालय प्रबंध समिति बनाई जाती है, ये विद्यालय के हेडमास्टर के द्वारा बनाई जाती है। ठीक है, फिर अगला आता है ध्यान। ध्यान में हम क्या पढ़ेंगे, उसका अर्थ पढ़ेंगे, प्रकार, कितने प्रकार का ध्यान होता है, ध्यान को प्रभावित करने वाले कारक कौन कौन से हैं, कि बच्चा अगर पढ़ाई में ध्यान नहीं दे रहा है तो उसको प्रभावित करने वाले कारक क्या है। ठीक है, फिर उसके बाद आती है रुचि। बच्चे की पढ़ाई में रुचि क्यों नहीं है, या बहुत अच्छी रुचि हो रही है तो कैसे एक बच्चा बहुत अच्छा रुचि ले रहा है और अगला बच्चा रुचि नहीं ले रहा है, तो उसका हम परीक्षण करेंगे। ठीक है, तो इसका अर्थ जानेंगे, इसमें परीक्षण करेंगे, रुचि उत्पन्न करने की विधियां होंगी कि कैसे बच्चे को पढ़ाई में रुचि उत्पन्न करें। फिर अधिगम में रुचि का महत्व, ध्यान एवं रुचि का संबंध। देखिए बहुत ही अच्छा ये जो होता है, ये बुक होती है साइकोलॉजी, सीडीपी जो होता है, बाल विकास होता है, ये आपसे रिलेटेड होता है, आपके गांव गांव परिवेश परिवार से सबसे ये संबंधित होता है। इसलिए इसको पढ़ने में बड़ा मजा आता है अगर आप सही से पढ़ेंगे। अगर आप सीरीज से केवल पढ़ेंगे तो मजा नहीं आएगा। आज जब से आप एडमिशन करा लिए हैं, आप किताब को उठाइए, किताब से लगिए, उसके बाद जो कंटेंट दिया जाएगा यहाँ से कंटेंट को भी देखिए, चीज़ें बहुत अच्छी तरीके से समझ में आएगी। फिर आपको सीरीज पढ़ने की आवश्यकता नहीं पड़ेगी, बड़ी आराम से जब आप लास्ट में सीरीज उठाएंगे तो सारी चीज़ें क्लियर रहेंगी, दिक्कत नहीं होगा। फिर आता है स्मृति। स्मृति के अर्थ, प्रकार, अच्छी स्मृति के प्रभावित कारक, यानी जो आप याद करते हैं वो चीजें स्मृति है। कि भूल, कोई बच्चा ऐसा होता है कि बड़ी जल्दी से भूल जाता है, आज बताइए कल उससे पूछिए, 2 घंटे बाद पूछिए तो भूल जाता है। और कोई बच्चा ऐसा होता है कि इसको एक बार बता दीजिए, वो अनलिमिटेड, उसको कभी भी आप पूछ सकते हैं, वो याद रखता है। फिर विस्मरण, अर्थ, कारण एवं महत्व, इसके बारे में हो जाएगा। फिर यहाँ से आता है सांख्यिकी। देखिए सांख्यिकी में अर्थ, महत्व, आंकड़ों का रेखा चित्र, निरूपण, माध्य, माध्यिका, बहुलक। देखिए ये मैथ का पार्ट होता है, लेकिन यहाँ पे इसको करना होता है, इसमें माध्य पढ़ना होता है, माध्यिका और बहुलक पढ़ना होता है। ये मैथ में भी आप पढ़ेंगे और यहाँ पे भी पढ़ेंगे, यानी ये आपका कवर हो जाएगा किससे, एक तो मैथ्स में भी कवर हो जाएगा और ये यहाँ से स्टैटिक्स सांख्यिकी, ये बाल विकास में भी क्लियर हो जाएगा। ठीक है, तो ये आपका रहा बाल विकास, ये सिलेबस बाल विकास का रहा। बहुत ही इंटरेस्टिंग सब्जेक्ट है, बड़ी मजा आएगा आप अगर इसको अच्छी तरीके से पढ़ेंगे, बुक से पढ़ेंगे तो बड़ी ही अच्छी लगेगी ये बाल विकास। फिर अगला आता है शिक्षण अधिगम के सिद्धांत। दूसरा ये है, एक तो बाल विकास हो गया, दूसरा आप कौन सा है, शिक्षण अधिगम के सिद्धांत, दूसरी बुक है शिक्षण अधिगम के सिद्धांत। इसमें क्या होता है, इसमें संप्रेषण, कम्युनिकेशन के बारे में पढ़ेंगे, कम्युनिकेशन, संप्रेषण का अर्थ, आवश्यकता क्यों है, क्यों कम्युनिकेशन आवश्यकता है, जो हम आप बात करते हैं, ये भी हमारा एक, जो हम आपको समझा रहे हैं, ये हमारा एक कम्युनिकेशन है। ये कम्युनिकेशन जो हम बोल रहे हैं, अब ये आपको मीडिया के थ्रू आपको हमारी चीजें पता चलेंगी, तो ये एक प्रकार का कम्युनिकेशन है। तो आवश्यकताएं एवं महत्व, संप्रेषण के घटक यानी कारक क्या है, संप्रेषण के प्रकार, जो ये संप्रेषण का प्रकार है, उस प्रकार में हम जो आपसे बात कर रहे हैं एक प्रकार ये भी है। तो प्रभावी संप्रेषण के तरीके, यानी कम्युनिकेशन को कैसे प्रभावी करें उसके तरीके बताएंगे इसमें, इसमें संप्रेषण में वो तरीके रहेगा। अगला है शिक्षण के सिद्धांत। अब शिक्षण के सिद्धांत क्या क्या है, कैसे कैसे हम शिक्षण कार्य करते हैं, करके सीखने का सिद्धांत, प्रेरणा का सिद्धांत, रुचि का सिद्धांत, निश्चित उद्देश्य का सिद्धांत, नियोजन का सिद्धांत, चयन का सिद्धांत, व्यक्ति भिन्नताओं का सिद्धांत, लोकतंत्री व्यवहार का सिद्धांत, जीवन में संबंध स्थापित करने का सिद्धांत, आवृत्ति का सिद्धांत, निर्माण एवं मनोरंजन का सिद्धांत, विभाजन का सिद्धांत, लघु सोपान में ये है। तो ये सब सारे चीजें क्या है, शिक्षण के सिद्धांत हैं। ठीक है, शिक्षण के सिद्धांत हैं। फिर शिक्षण के सूत्र आते हैं, बहुत ही इंपॉर्टेंट होते हैं ये सब। शिक्षण के सूत्र, सरल से जटिल की तरफ, यानी बच्चों को कैसे बताया जाए, पहले सरल चीजें बताई जाए, उसके बाद सरल से हम उनको जटिल की तरफ ले जाए, पहले उनके परिवेश से जोड़ा जाए, फिर उसको धीरे धीरे उनको कठिन की तरफ लेके जाएंगे तो बच्चा बड़ी अच्छी से समझेगा। ऐसा नहीं होगा कि हम पहले कठिन बताएं उसके बाद तब सरल लेके आए, तो उसके लिए वो उल्टा होगा और बड़ा बोरियत फील करेगा बच्चा। ज्ञात से अज्ञात की तरफ, वही चीज है कि पहले जो चीजें उसको पता हो उससे जोड़ते हुए आप अज्ञात की तरफ लेके जाइए। फिर स्थूल से सूक्ष्म की तरफ, पूर्ण से अंश की तरफ, अनिश्चित से निश्चित की तरफ, प्रत्यक्ष से अप्रत्यक्ष की तरफ, नहीं डायरेक्ट जो चीजें उसको पता है उसको इनडायरेक्ट में ले जाइए। विशिष्ट से सामान्य की ओर, विश्लेषण से संश्लेषण की ओर, मनोवैज्ञानिक से तर्क संगत की ओर, अनुभव से युक्ति युक्त की तरफ यानी तर्कपूर्ण की तरफ, प्रकृति का
अनुसरण, ये सब सारी चीजें शिक्षण के सूत्र हैं। ये बहुत इंपॉर्टेंट हो जाते हैं, इन सबको आपको याद करना होगा। और दो दो लाइन का, एक एक लाइन का है इसके बारे में कि कैसे क्या है हो रहा है। बहुत बड़ा कुछ नहीं है इसमें, बस एक एक दो दो लाइन है, उसको पढ़ लेंगे, बड़ी आसानी से हो जाएगा। ठीक है। फिर इसके बाद इसी में आता है शिक्षण प्रविधियां। शिक्षण की कितनी विधियां हैं? प्रश्नोत्तर विधि, विवरण विधि, वर्णन विधि, व्याख्यान विधि, स्पष्टीकरण विधि, कहानी कथन विधि, निरीक्षण एवं अवलोकन विधि, उदाहरण प्रविधि, खेल गतिविधि, समूह चर्चा प्रविधि, प्रयोगात्मक कार्य प्रविधि और वाद विवाद, कार्यशाला और भ्रमण। ये चीजें हमारी हो गई, ये सारी शिक्षण की प्रविधियां हैं। ठीक है, इसको आप अच्छी तरीके से देख लीजिएगा। और फर्स्ट सेमेस्टर के जितने भी बच्चे हैं, प्लीज आप टीएसपी क्लासेस से अवश्य जुड़ जाइए। ठीक है, यहाँ आपको एक अच्छा कंटेंट मिलने वाला है। यहाँ क्लासेस स्टार्ट कर दी गई हैं और आपको एक अच्छा और बेहतर कंटेंट दिया जाएगा। बिल्कुल निश्चिंत रहिएगा, आप कहीं से भी किसी भी तरह का आपका बैग नहीं लगेगा। अच्छे मार्क्स के साथ आएंगे। और बीटीसी में है ही कुछ नहीं, बस आप कंटिन्यूटी के साथ पढ़िएगा। बाकी आपको यहाँ बीच में बताया जाता रहेगा कि किस तरीके से आपको पढ़ना है। ठीक है। फिर अगला कह रहा है शिक्षण की नवीन विधाएं। कह रहा है शिक्षण की नवीन विधाएं यानी उपागम में से क्या क्या है? बाल केंद्रित शिक्षण होना चाहिए, क्रिया गतिविधि आधारित शिक्षण होना चाहिए, और रुचिपूर्ण आनंददायी शिक्षण होना चाहिए, सहभागी शिक्षण होना चाहिए, दक्षता आधारित शिक्षण होना चाहिए, उपचारात्मक जिसको बोलते हैं क्या, ये उपचारात्मक शिक्षण होना चाहिए, बहुकक्षा अथवा बहुस्तरीय शिक्षण होना चाहिए। ठीक है, इसको रेमेडियल टीचिंग बोलते हैं। इसमें बहुत तेजी से चल रहा है स्कूलों में रेमेडियल टीचिंग। हम लोग बहुत अच्छी तरीके से बच्चों को कराते हैं। तो ये उपचारात्मक शिक्षण है। फिर आता है सूक्ष्म शिक्षण एवं शिक्षण के आधारभूत कौशल। यानी सूक्ष्म शिक्षण, छोटे शिक्षण एवं शिक्षण के आधारभूत कौशल क्या है? तो इसमें क्या पढ़ना होगा? सूक्ष्म शिक्षण का अर्थ, आवश्यकता और महत्व पढ़ना होगा। और उसके बाद शिक्षण कौशल अर्थ, पाठ्य प्रस्तावना कौशल, ये सब सारी चीजें आप इसमें पढ़ेंगे। श्यामपट्ट लेखन कौशल भी है, पुनरावृत्ति कौशल है, उद्दीपन परिवर्तन कौशल है। ये सब सारी चीजें आप इसमें पढ़ेंगे। फिर आता है अपेक्षित अधिगम स्तर। देखिए ये सब सारी चीजें बहुत ज्यादा मतलब इम्पोर्टेंट नहीं होती हैं जितना कि इसके पिछले वाला इम्पोर्टेंट होता है, लेकिन पढ़ना तो हमको होता ही है। अपेक्षित अधिगम स्तर में क्या होता है? संकल्पना, अधिगम स्तर की संप्राप्ति में अधिगम अनुभव का संयोजन। फिर होता है अपेक्षित अधिगम प्रतिफल का अधिगम का पुनर्बलन में महत्व क्या है। फिर उसके बाद आता है शिक्षण अधिगम सामग्रियां। शिक्षण अधिगम सामग्री क्या है, इसके बारे में अर्थ, आवश्यकता, महत्व, शिक्षण अधिगम सामग्री के प्रकार, उत्तम शिक्षण अधिगम सामग्री की विशेषता, ये सब सारी चीजें पढ़ेंगे। फिर आता है शिक्षण अधिगम सामग्री के प्रकार, यानी शिक्षण अधिगम सामग्री के कौन कौन प्रकार हैं। इंद्रिय जनित अधिगम कराने हैं तो विभिन्न पदार्थ, वस्तुएं, क्रियाएं, यथा स्पर्श, सूंघना, चखना, ये सब सारी इंद्रिय जनित अधिगम है। फिर दृश्य सामग्री से संबंधित है, जो ये सब सारी चीजें आप देख रहे हैं विभागों द्वारा, सामग्री, ऑपरेशन, ब्लैक बोर्ड, किट, गणित किट, विज्ञान किट, ये सब देख करके बच्चों को सिखाया जाता है। ये सारी चीजें प्रोवाइड कराई जाती है, विभाग के द्वारा प्रोवाइड कराई जाती है कि गणित किट क्या है। गणित इस समय तो गणित किट का वगैरह का ट्रेनिंग भी कराया जाता है कि बच्चों को किस तरीके से सिखाया जाए। चीजें प्रोवाइड कराई जाती हैं विभाग की तरफ से। ठीक है, तो प्रशिक्षण, साहित्य, ये सब सारी चीजें आपको इसमें पढ़ना होगा। फिर आता है श्रव्य सामग्री। श्रव्य मतलब सुन के सामग्री, टेप रिकॉर्डर, ऑडियो, सीडी, कैसेट प्लेयर, रेडियो आदि, ये सब सारी चीजें हैं इसमें। दृश्य एवं श्रव्य सामग्री, देखना और देखना भी, और जो देखते हुए बोलता भी रहता है, कंप्यूटर, टेलीविजन, डीवीडी, वीडियो, ये सब क्या है? दृश्य सामग्री है। ये आता है दृश्य, निम्नलिखित में से दृश्य सामग्री कौन सा है, ये पूछा जाता है। ठीक है, फिर उसके बाद कहता है उत्तम शिक्षण अधिगम सामग्री की विशेषता। अच्छी शिक्षण सामग्री के लिए विशेषताएं क्या होना चाहिए? बिना लागत का प्राप्त होना चाहिए, अल्प लागत, जिसमें कम से कम लागत हो, बहुउद्देशीय सामग्री होना चाहिए, यानी ऐसा सामग्री हो एक ही उद्देश्य के लिए नहीं, बहुउद्देशीय हो, कई उद्देश्यों में वो काम आए। ठीक है, कि फिर बच्चों की रुचि, आयु एवं मानसिक स्तर के अनुरूप होना चाहिए। ऐसा नहीं कि आप चीजें ऐसा पढ़ा रहे हैं कि बच्चा है 5 साल का और वो 16 साल या 15 साल, 12 साल, 14 साल, 15 साल के बच्चे से संबंधित हो। ऐसा नहीं, वो मानसिक स्तर के अनुरूप होना चाहिए। जिस स्तर का बच्चा होना चाहिए उस स्तर का हमें रुचि पैदा करना चाहिए। कक्षा व्यवस्था के अनुरूप सामग्री का आकार प्रकार, शिक्षण में आसानी से प्रयोग करने योग्य, ये सब सारी चीजें उत्तम शिक्षण की अधिगम की विशेषताएं हैं।
फिर यह है अधिगम शिक्षण सामग्री निर्माण प्रयोग रख रखाव में सावधानियां। इस कुछ सावधानियां दी है कैसे हम वस्तुओं को रखें, वो सब सारी चीजें उसमें दी गई हैं, उसको आप पढ़ेंगे। फिर आता है तीसरा पेपर आता है आपका विज्ञान। क्या आता है? विज्ञान। विज्ञान साइंस। देखिए इस साइंस में तीनों पार्ट रहेगा। क्या क्या? फिजिक्स रहेगा, फिजिक्स रहेगा, केमिस्ट्री रहेगा और बायोलॉजी रहेगा। तीनों पार्ट रहेंगे इसमें। तीनों पार्ट को पढ़ना होगा, बहुत बेसिक रहेगा, कुछ रहेगा नहीं, बहुत नॉर्मली बेसिक रहेगा। तो चलिए हम बात कर लेते हैं विज्ञान में। जैसे देखिए विषय वस्तु में दिया है पहले संजीव वस्तुएं। सजीव वस्तुएं में प्राकृतिक और मानव निर्मित वस्तुएं कौन कौन सी, इनका वर्गीकरण, सजीव एवं निर्जीव वस्तुओं में अंतर। आप जानते हैं सजीव वस्तुएं और निर्जीव वस्तुएं कौन कौन सी होती है, उसमें अंतर पूछता है। ये सब सारी चीजें आप कक्षा 6-7 में पढ़ चुके होंगे। पौधों और जंतुओं में अंतर व समानता, इतना सिंपल होता है कि क्या बताया जाए, लेकिन फिर भी लोग इतना डरते हैं। देखिए करना कुछ नहीं, आज से ही आप प्राइमरी की बुक उठा लीजिए। प्राइमरी की बुक आज से उठा लीजिए, गारंटी है अगर आपके अच्छे मार्क्स ना आए, 100% गारंटी है। प्राइमरी बुक साइंस का उठा लीजिए, साइंस का उठा लीजिए और मैथ का उठा लीजिए। कौन सी क्लास का? 5, 6, 7। मेनली आप इसमें पढ़ेंगे 5 और 6 का। फर्स्ट सेमेस्टर में है तो आप 5 और 6 का मैथ पढ़ डालिए और 5 और 6 का साइंस पढ़ डालिए। उसके बाद एसएसटी आप उठा लीजिएगा वहां से, जो है जो आपका एसएसटी का सब्जेक्ट है। एसएसटी 6 और 7 का एसएसटी का आप बुक उठा लीजिएगा। बस उतना ही पढ़िए, उससे कहीं भी अदर अगर आएगा तो बताइएगा, टीएसपी क्लासेस की तरफ से ये गलत बताया जा रहा है आपको। ऐसा कुछ भी नहीं है। बिल्कुल आप जो प्राइमरी की बुक है उसको उठाइए, साइंस का, मैथ का, एसएसटी का, और आराम से उसको पढ़ते रहिए। फिर उसके बाद आप बीटीसी की बुक को एक बार रिवाइज कर डालिए। देखिए सारी चीजें आपको मिलती है कि नहीं मिलती है। देखिए जो आपका बाल विकास है वो बिल्कुल नया है, वो कहीं से नहीं मिलेगा। बाल विकास तो आपको पढ़ना पड़ेगा, लेकिन साइंस और मैथ ये दोनों बुक को आप प्राइमरी की बुक को पढ़िएगा। ठीक है। चलिए हम विज्ञान बात कर लेते हैं। ये सब चीजें हो गई। फिर उसके बाद वनस्पति जगत से आता है पौधों के विभिन्न भाग, यानी पौधे के कौन कौन से भाग होते हैं, तना, जड़, ये सब जो पत्ती, ये सब होते हैं। इसके कार्य क्या है, पौधे एवं जंतुओं की उपयोगिता क्या है, पौधों के विभिन्न भागों का रूपांतरण एवं उपयोग। फिर उसके बाद पौधों में प्रजनन कैसे हो रहा है, अलैंगिक एवं लैंगिक जनन, पुष्प के भाग कौन कौन से होते हैं, परागकण, निषेचन, विषय बीज तथा बीजों का प्रकीर्णन कैसे, बीज और बीजों में प्रकीर्णन यानी निषेचन कैसे होता है। फिर भौतिक मापन में आता है एमकेएस और एसआई पद्धति में मात्रकें आती हैं, उनको याद रखना है। जैसा कि आप पढ़े होंगे कि मूल मात्रक और व्युत्पन्न मात्रक पढ़े होंगे, मीटर, किलोग्राम, सेकंड, ये सब सारी चीजें पढ़े होंगे। साथ मूल मात्रक और व्युत्पन्न मात्रक क्या होता है, मूल मात्रक क्या होता है, व्युत्पन्न मात्रक कैसे बनता है, किन चीजों से बनता है मिल करके, तो ये सब सारी चीजें आप इसमें पढ़ेंगे। फिर उसके बाद गति एवं बल, अब ये फिजिक्स ही चल रहा है। गति एवं बल, गति क्या है, गति के नियम कितने हैं, गति के प्रकार कौन है, रेखीय गति, वृत्तीय गति, घूर्णन गति, दोलन गति, इन सब के बारे में पढ़ना है। ठीक है। फिर चाल, परिभाषा, सूत्र एवं मात्रक। फिर बल, पेशी, गुरुत्वीय, चुंबकीय, विद्युतीय तथा घर्षण, ये गति एवं बल में ही पढ़ना है। फिर अगला चैप्टर आ जाता है पदार्थ एवं उसकी अवस्थाएं। पदार्थ कितने होते हैं, उनकी कितनी अवस्थाएं होती हैं, तो ठोस, द्रव और गैस, इनके गुण, संरचना और कौन किसमें घुलता है, इसके बारे में पढ़ना है। फिर अगला आ जाता है निम्नलिखित बिंदुओं में से किसी एक पर मॉडल तैयार करना है। भारत में वर्षा जल संचयन की प्रणाली पर मॉडल, राजस्थान एक केस स्टडी है, गति के नियमों का विभिन्न मॉडल, विद्युत चुम्बकीय बल के अनुप्रयोग अथवा कोई अन्य। ठीक है, ये हुआ। तो इसमें देखिए कुल मिला के फिजिक्स का पोर्शन ज्यादा है, फिजिक्स का पोर्शन बहुत ज्यादा है। और अब बायोलॉजी वगैरह तो नहीं दिया है, लेकिन जैसे आप सेकंड सेमेस्टर में पहुंचेंगे तो वहाँ फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी भी देने लगता है। अब आ जाइए आपका मैथ, जो कि बहुत तेजी से बैक लगाता है, जबकि कुछ भी नहीं है। और आई थिंक फर्स्ट सेमेस्टर के बच्चे अगर लग जाएंगे तो इनके लिए एक भी परसेंट कुछ नहीं है। बस ये आप करिएगा जो मैं बता रहा हूँ, मैथ में प्राइमरी की बुक ले लीजिएगा, जा करके आज प्राइमरी की स्कूल में चले जाइएगा, वहां से चाहे पुरानी बुक ही मिल जाए, 5, 6 का आप बुक उठा लाइएगा।
केवल 5 6 की बुक को लगा डालिएगा पूरा। अगर कहीं से कोई दिक्कत होगा तो मुझे कमेंट करिएगा। ठीक है, इतना ही काम करना है आपको। तो देखिए गणित में क्या पढ़ना है, इसके विषय वस्तु को देख लेते हैं। पहले पढ़ना है संख्या तथा संख्यांक का बोध, अंकों का ज्ञान, स्थानीय मान। बताइए कितना सिंपल है, ये कक्षा 4 5 में ही है स्थानीय मान वगैरह कि संख्या किसे कहते हैं, संख्यांक क्या होता है, अंकों का ज्ञान कैसे करते हैं, और आपका उधर से रोमन अंक आ जाता है, ये सब सारी चीजें पढ़नी होती है, स्थानीय मान हो जाता है। ठीक है, फिर होता है गुणा और भाग की संकल्पना एवं संक्रियाएं। गुणा और भाग कैसे किया जाता है, इसकी संकल्पना के बारे में पढ़ना है। भिन्न कैसे है, भिन्न के बारे में पढ़ना है, जैसा कि प्राइमरी में बुक में दिया हुआ है, बड़ी अच्छी तरीके से दे रखा है। ठीक है, फिर उसके बाद दशमलव संख्या की अवधारणा, दशमलव संख्या में प्रयुक्त अंकों का स्थानीय मान तथा गणती संक्रियाएं, ये चीजें हैं। इसमें स्थानीय मान वगैरह की दशमलव संख्या में कितने, जैसे एक होता है सिंपल स्थानीय मान होता है और एक होता है दशमलव वाला स्थानीय मान होता है। तो एक हो जैसे 3 0 दे दे, 0.5 6 7 दे दे, तो इसका 6 का स्थानीय मान पूछे। ठीक है, तो ये सब के बारे में इसमें पढ़ना है। तो सारी चीजें आपको टीएसपी क्लासेस की तरफ से प्रोवाइड कराई जाएगी। क्लास आज से स्टार्ट हो जाएंगी। मैथ का पहला क्लास मैथ का होगा। आप मैथ की क्लास से जुड़ जाइएगा। और उम्मीद करते हैं कि कोई भी आपके अंदर कोई भी कंफ्यूजन नहीं रह जाएगा प्रश्न पूछने के लिए कि ये बताइए वो बताइए। बिल्कुल एक से एक कंफ्यूजन, जो भी एक से एक सवाल रहेंगे सारे को क्लियर करा जाएगा, कहीं से कंफ्यूजन नहीं रहेगा। अगला कह रहा है अपवर्तक, अपवर्त यानी विभाजक, गुणज, समापवर्तक तथा समापवर्तक की अवधारणा। यानी ल स और म स पढ़ना है, यहाँ भी ल स पढ़ना है, यहाँ म स पढ़ना है। ठीक है, इसके बारे में पढ़ना है। फिर प्रतिशत का अर्थ, प्रतिशत ये जो होता है इसका अर्थ क्या होता है, इसके संकेत क्या है, और इसका ज्ञान कैसे हम प्रतिशत के सवालों को लगाएंगे। फिर कह रहा है अवर्गीकृत आंकड़ों का पिक्टोग्राफ, बार ग्राफ तथा पाई ग्राफ द्वारा निरूपण। ये पिक्टोग्राफ से संबंधित पाई ग्राफ वगैरह आता है, सवाल यहाँ से आता है, इसको पढ़ा दिया जाएगा बहुत अच्छी तरीके से। फिर सजाती तथा विजाती गणितीय व्यंजकों का बोध, इनका जोड़ घटाना। यानी सजाती और विजाती बीजगणित, ये आपका अलजेब्रा आ गया है। ठीक है, फिर यहाँ वाला में देखिए तल तलखंड यानी कार्तिक तल से संबंधित आ गया है। बिल्कुल सिंपल रहेगा, कार्तिक तल तो बहुत हायर होता है, लेकिन यहाँ उसका बिल्कुल बेसिक दिया हुआ है। फिर पटरी प्रकार की सहायता से 60 अंश, 90 अंश, 120 अंश का, यानी यहाँ पे आपको कोड बनाना सिखाया जाएगा कि पटरी और प्रकार की सहायता से कैसे आप कोड बनाएंगे। फिर कोडों के प्रकार, न्यून कोड, सम कोड, अधिक कोड, रिज कोड। ठीक है, ये सब सारी चीजें यहाँ पे कोडों के प्रकार पढ़ाए जाएंगे। फिर उसके बाद आता है त्रिभुज, आयत, वर्ग तथा वृत्त की अवधारणा तथा इनके अंगों की जानकारी। बहुत ही सवाल पूछता है त्रिभुज, आयत, वर्ग से। तो यहाँ पे त्रिभुज के बारे में बताया जाएगा, आयत के बारे में, वर्ग और वृत्त के बारे में। फिर आता है परिमिति का अर्थ। यहाँ ज्योमेट्री का यानी परिमिति का अर्थ बताया जाएगा कि परिमिति का अर्थ क्या है, ज्योमेट्री का अर्थ क्या है, ये सब सारी चीजों को बताया जाएगा। तो ये आपका रहा मैथ का पोर्शन। आप देख लिए होंगे कि इसमें क्या है। बिल्कुल सिंपल सब कुछ दिया हुआ, कुछ है नहीं विशेष, लेकिन यही बहुत कुछ हो जाता है, बहुत तेजी से बैक लगाता है। क्यों? क्योंकि आप हल्के में अगर लिए तो दिक्कत हो जाएगी। जिसको मैथ आ रहा है उसके लिए तो दिक्कत नहीं है, लेकिन जिसको मैथ बिल्कुल नया है, मैथ में दिक्कतें हैं, मैथ नहीं आती है, उसके लिए तो बहुत दिक्कत होगा। लेकिन कहीं से दिक्कत नहीं पैदा होगा अगर आप टीएसपी क्लासेस से जुड़ जाएंगे तो। चलिए अगला देखिए, कह रहा है सामाजिक अध्ययन, यही आपका एसएसटी है, सामाजिक अध्ययन। सामाजिक अध्ययन में क्या पढ़ना है, हमने बताया कि आप प्राइमरी के 6 7 का बुक उठा लीजिए, प्राइमरी के 6 7 8 का बुक ले आइए और वहीं से पढ़िए इसको। तो देखिए इसमें इतिहास का अर्थ पढ़ाया जाएगा, महत्व यानी इतिहास के बारे में कुल मिला के पढ़ाया जाएगा कि उसके महत्व क्या है, साहित्यिक विवरण क्या है, विदेशी यात्री कब आए, कैसे आए, कौन आया पहले। तो ये सब सारी चीजें इसमें है। फिर पृथ्वी पर मानव की उत्पत्ति, पृथ्वी पर मानव की उत्पत्ति कैसे हुई, कब हुई, इसका विकास, पाषाण प्रशस्तर काल क्या होता है, न्यू पाषाण, मध्य पाषाण काल, पाषाण काल, ये सब सारी चीजें इसमें पढ़ना होगा। नदी घाटी की सभ्यताएं क्या है, सिंधु घाटी की सभ्यता क्या है, मिस्र की सभ्यता क्या है, चीन की सभ्यता क्या है। फिर वैदिक काल, पूर्व एवं उत्तर वैदिक काल, महाजनपद काल, भारत के प्रारंभिक पोषण महाजनपदों का उल्लेख करना होता है इसमें। ठीक है, और जैन धर्म के बारे में पढ़ना है, बौद्ध धर्म के बारे में पढ़ना है, सौर मंडल के बारे में पढ़ना है, जो 9 8 ग्रह हमारे हैं उसके बारे में पढ़ना है। फिर अक्षांश एवं देशांतर रेखाएं, जो हमारी अक्षांश और देशांतर रेखाएं होती हैं वो कैसे होती हैं, किधर होती हैं, कितने डिग्री क्या बनाती हैं, तो इसी के बारे में पढ़ना है हमको। ठीक है, पृथ्वी पर कटिबंध, गोलार्ध एवं ध्रुव पृथ्वी की गतियां, परिभ्रमण, परिक्रमण क्या, क्यों, कैसे, इसका परिमाण परिणाम करना है। ठीक है,
ग्रामीण एवं नगरीय जीवन शैली, ग्रामीण जीवन, पंचायती राज व्यवस्था, राज्य पंचायत, क्षेत्र पंचायत, जिला पंचायत, जिला पंचायत गठन, मुख्य कार्य, नगरीय जीवन, नगर पंचायत, ये सब बारे में आपको यहाँ पे पढ़ना है। ठीक है। फिर उसके बाद आता है यातायात एवं सुरक्षा, यानी जो हमारे यातायात के नियम है और उसकी सुरक्षा, यानी उसको हम यातायात के नियमों को किस तरीके से हम फॉलो करें, उसकी सुरक्षाएं क्या है, उसके बारे में यहाँ पढ़ना है। ये तो आप प्रतिदिन देखते हैं कि जब भी आप घर से बाहर निकलते हैं तो हमको कब दाएं चलना चाहिए, कब बाएं चलना चाहिए, रेड अगर लाइट अगर पहुंच गए हम चौराहे पे तो रेड जल रहा है, रेड अगर लाइट जल रही है, ग्रीन जल रही है, येलो जल रही है, तो उसका क्या मतलब है, ये सब सारी चीजों का यहाँ पे हमको जानकारी मिलेगी। फिर अगला कह रहा है अर्थशास्त्र का परिचय, यानी अर्थशास्त्र का परिचय, इसका उदय कब हुआ, विभिन्न अर्थशास्त्रिक दृष्टिकोण से अर्थशास्त्र क्या है, ये सब के बारे में यहाँ पे देखा जाएगा। फिर राष्ट्रीय आय, प्रति व्यक्ति आय, सकल घरेलू उत्पाद यानी जीडीपी वगैरह, ये जो हमारी जीडीपी और एनडीपी और जीएनपी होती है, ये सब चीजें यहाँ पे देखने को आपको मिलेंगी। डिस्पोजल इनकम क्या होता है। ठीक है, तो ये आपका एसएसटी का पार्ट रहा। एसएसटी के पार्ट में थोड़ा ज्यादा पढ़ना होगा और थोड़ा सा लग के पढ़ना होगा, अच्छे से आपको अध्ययन करना होगा। चलिए अगला कह रहा है संस्कृत है, क्या है। अब देखिए फर्स्ट सेमेस्टर में संस्कृत है, इंग्लिश नहीं है। इंग्लिश आपका सेकेंड सेमेस्टर और फोर्थ सेमेस्टर में आता है। इंग्लिश जो है सेकेंड और फोर्थ में आएगा, और जो संस्कृत होगा ये फर्स्ट सेमेस्टर और थर्ड में आएगा। ये फर्स्ट और थर्ड में आता है, और इंग्लिश जो होता है ये सेकेंड और फोर्थ में आता है, ये इंग्लिश होता है। तो संस्कृत में क्या है कि देख लीजिए आसपास की वस्तुएं पशु पक्षियों के संस्कृत में नाम, यानी कुछ ऐसा रहेगा जो आसपास की वस्तुएं रहेंगी और पशु पक्षी का नाम संस्कृत में दिया रहेगा, उसको याद करना होगा, पेपर में पूछता है। संज्ञा, लिंग एवं वचन की जानकारी, संज्ञा सर्वनाम की जानकारी, ये हिंदी में भी पढ़ते हैं आप, संस्कृत में भी पढ़ते हैं, तो ये आपके लिए प्लस पॉइंट है। अगर आप हिंदी में पढ़ेंगे संस्कृत में काम दे जाएगा कुछ चीजें, और संस्कृत में पढ़ेंगे तो हिंदी में काम दे जाएगा। धातु रूप के अंतर्गत लट एवं लंग लकार का प्रयोग, संज्ञा सर्वनाम, सरल संस्कृत वाक्यों का हिंदी में अनुवाद, यानी कि संस्कृत वाक्य का हिंदी में अनुवाद, वंदना एवं नीतिपरक वाक्यों का सस्वर वाचन इसमें होता है, श्लोकों नीतिपरक वाक्यों का अर्थ, 1 से 20 तक की संस्कृत संख्याओं का ज्ञान, यानी 1 से लेकर के 20 तक पूछता है कि परीक्षा में पूछ लेगा कि 1 से लेकर 10 तक की गिनती संस्कृत में गिनती लिखिए, ये पूछता है। फिर अगला कह रहा है संभाव शिक्षण विधाएं, शिक्षण प्रशिक्षुओं को गेम, वीडियो क्लिप, ऑडियो क्लिप करके सीखना, उच्चाराभ्यास, अनुकरण वाचन, सामूहिक कार्य, खेल, अभिनव, श्यामपट्ट चार्ट, मॉडल चित्र, शब्द कार्ड, पट्टिकाओं के द्वारा गतिविधि कराते हुए शिक्षण अधिगम सिखाना, ये चीजें इसमें है। ठीक है, तो ये रहा हिंदी का पार्ट, कौन सॉरी ये रहा संस्कृत का पार्ट। संस्कृत के पार्ट में भी बहुत कुछ नहीं है, कुछ चीजें ऐसी हैं जो आपके लिए नहीं होंगी, अन्यथा आप भी संस्कृत से परिचित होंगे। चलिए अगला देखिए कह रहा है हिंदी। अगला जो है हमारा, अगली बुक हमारी हिंदी है। ठीक है, अगला सब्जेक्ट हिंदी है। हिंदी में देखिए क्या पढ़ना है, इसका विषय वस्तु क्या है, हिंदी भाषा में ध्वनियों को सुनकर समझना एवं उच्चारण, यानी हिंदी भाषा के ध्वनि को सुन करके समझिए और उसका शुद्ध उच्चारण करिए, उसका उच्चारण कैसा होना, शुद्ध होना चाहिए। फिर उसके बाद स्वर पढ़ना है, व्यंजन पढ़ना है, संयुक्त वर्ण पढ़ना है, संयुक्त अक्षर मात्राओं का ज्ञान करना है इसमें। उसके बाद विलोम समानार्थी, यानी विलोम और पर्यायवाची, दुकान शब्द, ये सब सारी चीजें हिंदी में पढ़नी है। फिर अल्प विराम, अर्ध विराम का प्रयोग कहाँ होता है, पूर्ण विराम, प्रश्नवाचक, विस्मयबोधक, अवतरण चिन्ह, विराम चिन्ह का ज्ञान और उनका प्रयोग कहाँ पे किया जाता है, कि अल्प विराम कैसे होता है, अर्ध विराम कैसे होता है, इनका प्रयोग कहाँ करना है, ये चीजें हैं। तो हिंदी का सिलेबस बहुत छोटा है। फिर उसके बाद लेखन, लेखन शिक्षण की विधियां और लिखना, सीखने में ध्यान रखने योग्य बातें, बैठने का ढंग, आंखों में कागज की दूरी, कलम पकड़ने की विधि, सिरोरेखा, लिपि, अक्षर की सुडौलता, ये सब सारी चीजें किस में पढ़नी है, हिंदी में पढ़नी है, कि किस तरीके से हम लेखन शिक्षण विधियां लिखें कि अति वो प्रभावित हो। ठीक है, तो ये हिंदी का रहा, बहुत छोटा सिलेबस है हिंदी का, तो इसको आपको देखना है। अगला आता है इसमें कंप्यूटर होता है, कंप्यूटर शिक्षा। अब आपका सेकंड सेमेस्टर में कंप्यूटर नहीं रहेगा, कंप्यूटर फर्स्ट सेमेस्टर में रहता है और थर्ड सेमेस्टर में रहता है।
सेकंड और फोर्थ में कंप्यूटर नहीं रहता है। ठीक है, इसमें कंप्यूटर नहीं रहेगा। तो देखिए, कंप्यूटर शिक्षा में क्या होता है, इंट्रोडक्शन ऑफ कंप्यूटर, यानी आपको कंप्यूटर के इंट्रोडक्शन के बारे में पढ़ना है, हिस्ट्री एंड डेवलपमेंट, यानी उसकी हिस्ट्री क्या है, उसको कैसे हम डेवलप कर सकते हैं, उसकी उपलब्धियां कैसे है, क्रोनोलॉजी है, जनरेशन है, कौन से जनरेशन का कौन से जनरेशन का कंप्यूटर यूज किया जाता है। ठीक है, ये चीजें हैं। फिर डिफिनीशन ऑफ ए कंप्यूटर सिस्टम, यानी कंप्यूटर सिस्टम के, कंप्यूटर पद्धति के डिफिनीशन, परिभाषाएं क्या है, टाइप्स ऑफ कंप्यूटर सिस्टम, कंप्यूटर सिस्टम कितने प्रकार के होते हैं, व्हाट टाइप्स ऑफ ए कंप्यूटर सिस्टम। तो जैसे इसमें दिया है, ऑन बेसिक ऑफ डाटा रिप्रेजेंटेशन, एनालॉग कंप्यूटर, डिजिटल कंप्यूटर एंड हाइब्रिड कंप्यूटर। तो ये इसके बारे में पढ़ना है, तीनों, एनालॉग कंप्यूटर पढ़ना है, डिजिटल पढ़ना है और हाइब्रिड पढ़ना है। ऑन बेसिक ऑफ साइज एंड स्पीड, एक स्पीड के अकॉर्डिंग माइक्रो कंप्यूटर, यानी जिसको बोलते हैं पीसी, मिनी कंप्यूटर, एमएन जिसको बोलते हैं, और मेनफ्रेम ऑफ सुपर कंप्यूटर। ये बेसिक साइज के अनुसार प्रकार हो गया, और ये रिप्रेजेंटेशन के प्रकार हो गया, एनालॉग, डिजिटल और हाइब्रिड, इसको पढ़ना है। फिर उसके बाद आता है यूज ऑफ एप्लीकेशन एरिया ऑफ कंप्यूटर, यानी यूज ऑफ एप्लीकेशन, जो एप्लीकेशन का प्रयोग करते हैं, किस एरिया में कौन सा एप्लीकेशन का प्रयोग करना चाहिए कंप्यूटर में, ये चीजों के बारे में पढ़ना है। फिर एडवांटेज ऑफ लिमिटेशन ऑफ कंप्यूटर, यानी कंप्यूटर के जो लाभ होते हैं उसके लिमिटेशन क्या है, उसकी सीमाएं क्या है, इस चीज के बारे में देखना है। फिर उसके बाद कंपोनेंट्स ऑफ ए कंप्यूटर सिस्टम, यानी कंप्यूटर सिस्टम के कितने कंपोनेंट्स होते हैं, कौन कौन से भाग होते हैं जिसको बोलते हैं, उसके बारे में पढ़ता है। जैसे हार्डवेयर, आप मोबाइल यूज करते होंगे तो उसमें हार्डवेयर का भी होता है कि हार्डवेयर डैमेज हो गया तो हार्डवेयर का, एक हार्डवेयर होता है और एक होता है सॉफ्टवेयर होता है, तो उसके बारे में देखना है कि सॉफ्टवेयर में, हार्डवेयर में क्या क्या होता है, सॉफ्टवेयर में क्या क्या होता है। जैसे हार्डवेयर में क्या होता है कि जिस चीज को हम छू सके वो हार्डवेयर होता है, सॉफ्टवेयर क्या होता है, जिसको हम छू ना सके, यानी अपने स्पर्श ना कर सके, वो अंदर की चीजें होती हैं। जैसे हार्डवेयर में इनपुट डिवाइस आपकी, अब इसको याद रखना होगा, इनपुट डिवाइस कौन कौन सी है, कीबोर्ड, क्या है आपका, कीबोर्ड, माउस, जब कंप्यूटर काम करते हैं तो कीबोर्ड से कोई चीज लिखते हैं, वो आपका इनपुट डिवाइस है, कीबोर्ड हो गया, माउस हो गया, और ट्रैक बॉल हो गया, स्टाइलस हो गया, लाइट पेन हो गया, ये सब हमारी क्या है, इनपुट डिवाइस है, और ये किसके पार्ट है, हार्डवेयर के पार्ट है। फिर प्रोसेसिंग डिवाइस, जो प्रोसेसिंग डिवाइस है, ये भी हार्डवेयर का पार्ट है। सीपीयू, सीपीयू देखे होंगे, बड़ा सा होता है, वो भी हार्डवेयर का पार्ट है। ओवरव्यू एंड बेसिक कंसेप्ट, और रेजिडेंस एंड यूसेस, प्रोसेसिंग स्पीड, कितने गीगाहर्ट्ज पे ये काम करता है, प्रोसेसिंग स्पीड जो होती है इसकी कितना गीगाहर्ट्ज पर ये काम करता है, ये चीजें होती हैं। फिर उसके बाद मेमोरी आती है। मेमोरी में ओवरव्यू एंड बेसिक कंसेप्ट, यानी इसके ओवरव्यू और बेसिक कंसेप्ट क्या है इसके बारे में देखेंगे। कैपेसिटी टर्मिनोलॉजी, कैपेसिटी इसकी कितनी है, जब आप मोबाइल लेने जाते होंगे तो मेमोरी की कैपेसिटी को देखते होंगे कि रैम कितना है और रोम कितना है ना, ये चीजें आप देखते होंगे कि 8 128 लें, 8 लें, 128 लें, या 8 256 लें, ये चीजें आप देखते होंगे, मोबाइल लेने जाते होंगे तो मेमोरी पहले देखते होंगे, मेमोरी देखते होंगे और बैटरी आप देखते होंगे, है ना, कि बैटरी कितने एमएएच की है, ये चीजें आप देखते हैं। तो वही चीजें है कैपेसिटी टर्मिनोलॉजी में, बीट, बाइट, केबी, एमबी, जीबी और टीबी, टेराबाइट, जीबी, गीगाबाइट, एमबी, मेगाबाइट, केबी, किलोबाइट। ठीक है, तो ये इसके बारे में संबंध क्या होगा कि 1 किलोबाइट में कितने मेगाबाइट, या 1 बाइट में कितना किलोबाइट, या 1 किलोबाइट में कितना गीगाबाइट, ये सब सारी चीजों के बारे में रिलेशन पढ़ेंगे, संबंध पढ़ेंगे और जानेंगे। फिर टाइप्स ऑफ मेमोरी, कह रहा है टाइप्स ऑफ मेमोरी, मेमोरी कितने प्रकार का होता है, तो प्राइमरी में हो जाता है रैम रोम, ये हो जाता है, और सेकेंडरी में एच डी डी, सी डी, डीवीडी, पीडी, मेमोरी कार्ड, ईटीसी। तो जब आप लैपटॉप वगैरह लेने जाते होंगे तो कहते होंगे एच डी डी हमको चाहिए या कौन सा चाहिए, ये सब सारी चीजें, ये मेमोरी के प्रकार हैं। फिर आउटपुट डिवाइस में वीडीयू प्रिंटर होता है, ये आउटपुट डिवाइस है, क्या ये, आउटपुट डिवाइस। ये तो हार्डवेयर के पार्ट हो गए। अब सॉफ्टवेयर के पार्ट में क्या आता है, इस सिस्टम सॉफ्टवेयर, यानी अंदर का जो सिस्टम का सॉफ्टवेयर होता है, वो हम उसको बाई कंप्यूटर, जैसे मोबाइल में सॉफ्टवेयर अगर गड़बड़ हो गया तो हम बाई उसको ले जा करके क्या, मीडिया के अकॉर्डिंग, यानी हम उसको लैपटॉप से सही करते हैं, या जैसे भी होगा मिस्त्री उसको सिस्टम से सॉफ्टवेयर अपडेट करता है, सॉफ्टवेयर डालता है, वो चीजें होती है, उसको हम छू नहीं सकते हैं।
फिर एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर, तो ये चीजें होती है हमारी किसके, सॉफ्टवेयर के पार्ट्स होते हैं। हार्डवेयर के पार्ट्स कुछ ज्यादा होते हैं जिसको आप देख सकते हैं, उसका आप अनुभव कर सकते हैं, उसको स्पर्श कर सकते हैं, लेकिन सॉफ्टवेयर को नहीं, वो दिखेगा नहीं, वो अंदर से डैमेज होता है, सिस्टम का प्रॉब्लम होता है वो। फिर उसके बाद आता है अगला टॉपिक, वर्किंग ऑफ ए कंप्यूटर सिस्टम। क्या आता है, वर्किंग ऑफ ए कंप्यूटर सिस्टम, यानी कंप्यूटर का जो कंप्यूटर सिस्टम है कैसे वर्क करता है, कि ये आईपीओ, इनपुट प्रोसेसिंग ऑफ आउटपुट कैंसल, और दूसरा ओवरव्यू ऑफ इंस्ट्रक्शन प्रोग्रामिंग एंड कंप्यूटर मशीन, ये इसके अकॉर्डिंग क्या करता है, वर्क करता है, इस तरीके से वर्क करेगा। फिर आ जाता है वर्किंग ऑन कंप्यूटर्स। जब कंप्यूटर ऑन रहता है तो उसमें वर्किंग क्या स्पेसिफाई होती है, तो वर्किंग विथ सिस्टम सॉफ्टवेयर ऑपरेटिंग सिस्टम ओएस मॉड्यूल वनली। फिर इंट्रोडक्शन ऑफ ओएस, सॉरी इंट्रोडक्शन टू ओएस, ये इसका वर्किंग कंप्यूटर्स है। फिर ओएस में फंक्शंस होते हैं, यूज एंड बेनिफिट्स, उससे क्या यूज हैं, कौन से बेनिफिट्स हैं, किस तरीके से होना चाहिए, और टाइप्स ऑफ ओएस, ओएस से कितने पार्ट होते हैं, ओएस क्या होता है, कितने पार्ट होते हैं, यानी ऑपरेटिंग सिस्टम के कितने पार्ट होते हैं, सिंगल यूजर, मल्टीटास्किंग, मल्टी प्रोसेसिंग, रियल टाइम, ईटीसी, ये ऑपरेटिंग सिस्टम के पार्ट्स हैं। फिर आता है इंट्रोडक्शन टू डिफरेंट टाइप्स ऑफ ऑपरेटिंग सिस्टम, ओएस ऑपरेटिंग सिस्टम विंडो होता है, मैसिंटोस होता है, लिनक्स होता है, और उसके बाद ये अबुंटो ईटीसी, ये सारी चीजें क्या होती हैं, इसके ऑपरेटिंग सिस्टम के पार्ट्स होते हैं। फिर आता है यूजिंग माइक्रोसॉफ्ट विंडोज ऑपरेटिंग सिस्टम, माइक्रोसॉफ्ट विंडो एक्सपी, और ये उसके उसको कैसे यूज करेंगे, ये चीजें हैं। फिर वेलकम स्क्रीन, ये होगा डेस्कटॉप स्क्रीन होगा, कंसेप्ट ऑफ डेस्कटॉप होगा, कंपोनेंट्स ऑफ विंडो होगा, टास्क बार होगा, टास्क बार में क्लॉक और कैलेंडर, ये सब सारी चीजें होंगी। डेस्कटॉप सेटिंग होगी, वॉलपेपर कैसे सेट करें, स्क्रीन सेवर कैसे लगाएं, ये चीजें आप यूज करते हैं। फिर स्टार्ट मीनू, लिंक आल प्रोग्राम, मीनू को कैसे स्टार्ट करें, उसमें कैसे लिंक करें, आल प्रोग्राम कैसे वर्क करेगा, ये चीजें हैं। फिर फाइल एंड फोल्डर्स मैनेजमेंट, कैसे आप फाइल और फोल्डर को कैसे बनाएं, जब आप मोबाइल लेते होंगे या लैपटॉप लेते होंगे कैसे फाइल को बनाते होंगे, एक फाइल में दूसरे को शिप कैसे करते हैं, कैसे फोल्डर क्रिएट करते हैं, तो उसके बारे में इंट्रोडक्शन टू माय कंप्यूटर, यानी अपने कंप्यूटर में इंट्रोडक्शन उसका, इसके बारे में पढ़ना है कि हम अपने कंप्यूटर में कैसे इन सब चीजों को बनाएं, इसके बारे में उसमें वहां पे इंट्रोडक्शन रहेगा, इंट्रोड्यूस किया रहेगा। फिर वर्किंग विथ विंडोज एक्सप्लोजर, पार्ट ऑफ विंडोज, कंट्रोल बटन, स्क्रॉलिंग, ईटीसी, ये सब कैसे वर्क करता है विंडो, ये चीजें के बारे में है। फिर वर्किंग विथ फाइल एंड फोल्डर, कैसे फाइल और फोल्डर कैसे काम करता है, क्रिएशन, डिलीटेशन, रीनेमिंग, कॉपिंग, मूविंग, और नेस्टिंग, ये सब सारी चीजें वर्किंग ऑफ फाइल के हैं। फिर सिस्टम मैनेजमेंट, क्या होता है, सिस्टम मैनेजमेंट, हमारा मैनेजमेंट कैसे, सिस्टम कैसे मैनेजमेंट करना होता है, ये चीजों के बारे में पढ़ना है। फिर उसका टर्निंग ऑन ऑफ योर कंप्यूटर मशीन, देखिए इसका थोड़ा सा सिलेबस बड़ा है, ठीक है, सिलेबस थोड़ा सा बड़ा है, लेकिन आप चीजें पढ़ेंगे, जब आपको पढ़ाई जाएगी तो बिल्कुल सिंपल रहेगा, कहीं से कोई दिक्कत नहीं होगा। फिर उसका डिवाइस में प्रिंटर, फैक्स, माउस, कीबोर्ड, ईटीसी मैनेजमेंट, इसका कैसे होगा। फिर प्रोग्राम में इंस्टॉलेशन अनइंस्टॉलेशन कैसे होगा। मैनेजमेंट रिसाइकल बिन में क्या होता है कि चीजों को हम डिलीट कर देते हैं, उसके बाद रिसाइकल बिन में बनी रहती है, हम फिर से उसको वापस ला सकते हैं, ठीक है। सिलेबस देखिए थोड़ा सा बड़ा है। फिर आता है वर्किंग विथ एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर, हैंड और प्रैक्टिस ओवर जनरल एप्लीकेशन, जैसे इसमें वर्किंग विथ एप्लीकेशन, कुछ एप्लीकेशन कैलकुलेटर होता है, नोटपैड होता है, एमएस पॉइंट होता है, गेम होता है, और उसको इंस्टॉलिंग न्यू सॉफ्टवेयर एंड यूजिंग, ये सब सारी चीजें होती हैं। फिर वर्किंग विथ मल्टीमीडिया, मल्टीमीडिया भी होता है इसमें, इंट्रो कैसे काम करता है, इंट्रोडक्शन एंड बेसिक कंसेप्ट उसका क्या है, यूज उसका क्या है, एप्लीकेशंस क्या है, यूजिंग सम मल्टीमीडिया एप्लीकेशन, ये सब कैसे काम करते हैं। फिर अपलोडिंग इनोवेटिव टीचिंग मेथड इन डिफरेंट ब्राउजिंग, यानी कैसे हम उस चीजों को अपलोड करेंगे। फिर आ जाता है इंटरनेट, क्या आता है, इंटरनेट। इंटरनेट में क्या होता है, इंट्रोडक्शन टू नेटवर्किंग, आप नेटवर्किंग के नेटवर्क, इसमें नेटवर्किंग से संबंधित इंट्रोड्यूस होंगे, इंट्रोडक्शन कराया जाएगा कि इंट्रोडक्शन ऑफ बेसिक कंसेप्ट क्या है, इसका इंटरनेट का बेसिक कंसेप्ट क्या है, इसके यूज क्या है, इसके टाइप क्या है, और ये परफॉर्मिंग सेटअप टुगेदर, इसी की कैसे परफॉर्म करता है, इसके बारे में पढ़ना है। फिर इसके बाद इंट्रोडक्शन टू इंटरनेट, इंटरनेट में फिर क्या आता है, इंट्रोडक्शन एंड बेसिक कंसेप्ट, बेसिक कंसेप्ट इसका क्या है, जैसे कि ये पहले पढ़ाया जा चुका है, इंट्रोडक्शन ऑफ इंटरनेट,
इंटरनेट, और इसमें इंट्रोडक्शन टू नेटवर्किंग, नेटवर्किंग का कंसेप्ट, और इसमें इंटरनेट का कंसेप्ट क्या है। कंपोनेंट्स ऑफ इंटरनेट, इंटरनेट के कितने कंपोनेंट्स होते हैं, यानी कितने द्वारा हम किसी चीज को सर्च करते हैं, जैसे वेब ब्राउजर हुआ, सर्वर हुआ, वेबसाइट हुआ, वेब पेज हुआ, हाइपरलिंक्स हुआ। जैसे सर्वर वगैरह डाउन रहता है तो कोई चीज हम सर्च नहीं कर पाते हैं, कोई चीज देख नहीं पाते हैं, जब तक सर्वर प्रॉब्लम रहेगा तब तक नहीं हो पाएगा। जब जैसे सर्वर सही होता है चीजें होने लगती हैं। फिर सर्विस इंटरनेट, डब्ल्यू डॉट ईमेल, एफटीपी, ये सब हमारी सर्विस इंटरनेट की पार्ट हैं, प्रोवाइड कराए गए हैं। फिर परफॉर्मिंग सेटअप फॉर इंटरनेट एंड इन कंप्यूटर सिस्टम, ये चीजें हैं। वर्किंग ऑन इंटरनेट, इंटरनेट कैसे वर्क करता है, यूजिंग माइक्रोसॉफ्ट इंटरनेट एक्सप्लोजर, यूजिंग बेसिक ऑनलाइन सर्विस, कैसे ऑनलाइन सर्विस को हम यूज करते हैं, बेसिक कैसे यूज करते हैं। सर्च इंजन, सर्च इंजन कौन कौन से हैं, गूगल है, बिंग्स है, याहू है, ये सब सारे हमारे कौन से हैं, सर्च इंजन, इसके द्वारा हम चीजों को खोजते हैं। फिर ईमेल, ईमेल में क्या आता है, जीमेल आता है, याहू आता है, मेल आता है, ये सब हमारी ईमेल है। चैटिंग, एमएसएन, याहू, मैसेंजर, ये सब हम प्रयोग करते हैं चैटिंग के लिए। इंटरनेट कॉलिंग, स्काइपेट, ईटीसी, ये सब हमारी इंटरनेट कॉलिंग है। सोशल नेटवर्किंग, फेसबुक, ट्विटर, गूगल ब्राउन्स, ये सब हमारी सोशल नेटवर्किंग, एक दूसरे से जोड़ने के लिए नेटवर्किंग है। फेसबुक से आप कई लोगों से, कई फ्रेंड्स से आप जुड़े होंगे, जो भी चीजें होती होंगी आप अपडेट करते हैं तो एक दूसरे के पास पहुंच जाती हैं। फिर आता है एसेसिंग एजुकेशन रिलेटेड ऑनलाइन लिंक, वेबसाइट, एफबी पेज, ट्विटर, लिंक, लिंक्डइन, ईटीसी, ये सब हमारी क्या है, एसेसिंग एजुकेशन रिलेटेड है। फिर एमएचआरडी है, एनसीईआरटी, एससीईआरटी स्टेटस है, डाइट है, यूपी बेसिक एजुकेशन है, ये आपसे संबंधित है, जो आप जिसकी पढ़ाई कर रहे हैं उससे संबंधित है ये। फिर डाउनलोडिंग एंड अप डाउनलोडिंग कंटेंट टू ऐड फ्रॉम इंटरनेट, जिसे किसी चीज को हम डाउनलोड करते हैं और अपलोड करते हैं, उसमें क्या क्या होता है, पीडीएफ का प्रयोग होता है, सॉन्ग्स, वीडियोस, ईटीसी, ये सब सारी चीजें हमारी क्या होती है, डाउनलोड और अपलोड की जाती हैं। फिर सॉफ्टवेयर में फ्री एंड ट्रायल वर्जन्स इंस्टॉल अप डेटिंग फ्रॉम इंटरनेट, ये सब काम सॉफ्टवेयर में होता है। फिर डाटा सिक्योरिटी, डाटा सिक्योरिटी में क्या होता है कि डाटा को हम कैसे सिक्योर करें, तो इंट्रोडक्शन टू प्रिविलिंग थ्रेड्स फ्रॉम ऑनलाइन वर्ड्स, तो ये डाटा को कैसे सिक्योर करें इसके बारे में हम यहाँ पे देखेंगे। ठीक है, ये हुआ। फिर उसके बाद स्टेप टू, इंश्योर सिक्योरिटी पर्सनल एंड डाटा, सिक्योर डाटा, थर्ड एक्टिविटी, एंटीवायरस, डाउनलोडिंग फ्री कॉपी, इंस्टॉलेशन एंड अपडेटिंग, यानी एंटीवायरस से संबंधित जब कोई प्रॉब्लम होती है तो एंटीवायरस उसमें डाला जाता है तो हमारा सॉफ्टवेयर अच्छे से वर्क करता है। फिर सम यूजफुल वेब टूल्स, कुछ हमारे बहुत अच्छे यूजफुल टूल्स हैं, वो क्या है, क्रिएटिंग होस्टिंग, उसके बारे में हम यहाँ पे देखेंगे, एमएस आउटलुक, ये सब सारी चीजें यहाँ देखा जाएगा। फिर यूजिंग हिंदी इन कंप्यूटर, अब कह रहा है हिंदी कंप्यूटर में कैसे यूज कर रहे हैं, रीडिंग टेक्स्ट इन हिंदी, हिंदी कैसे हम लिखते हैं कंप्यूटर में, कैसे हिंदी हम लिखेंगे उसके बारे में, ट्रांसलेटर होगा उसके बारे में हम देखेंगे, हिंदी से इंग्लिश, इंग्लिश से हिंदी, ये सब सारी चीजें इसमें रहेंगी। फिर यूजिंग सॉफ्टवेयर एप्लीकेशन फॉर डॉक्यूमेंट्स एंड प्रोफेशन यूज, जैसे यूजिंग सॉफ्टवेयर एप्लीकेशन कैसे यूज कर रहे हैं फॉर डॉक्यूमेंटेशन एंड प्रोफेशन यूज, प्रोफेशन में कैसे यूज कर रहे हैं, तो नीड ऑफ आईटी टूल्स एंड देयर प्रोजेक्टर, ये सब हमारी हुई। पैकेज हुआ, टाइप्स ऑफ पैकेज है, उसके बाद इंट्रोडक्शन डिफरेंट ऑफिस पैकेज इन मार्केट है। ठीक है, वर्किंग विथ ऑफिस पैकेज, ऑफिस पैकेज में वर्किंग विथ एमएस वर्ड हो गया, एमएस एक्सेल हो गया, एमएस पॉइंट हो गया, एमएस एक्सेस हो गया। ठीक है, ये चीजें हैं। फिर साइबर सेफ्टी एंड आईटी, साइबर लॉ, इसके बारे में पढ़ना है, साइबर जो आपके साथ साइबर ठगी का काम हो जाता है, आईटी, ये साइबर लॉस क्या है इसके बारे में, साइबर नियम क्या है इसके बारे में आप पढ़ेंगे। ठीक है, तो ये आपका रहा, सारा सिलेबस रहा, बता दिया गया है। सबसे ज़्यादा बड़ा सिलेबस आपके कंप्यूटर का है, जो कि फर्स्ट और थर्ड सेमेस्टर में होता है, सेकंड और फोर्थ सेमेस्टर में नहीं होता है। तो दोस्तों, ये आपको सिलेबस के बारे में चर्चा कर दिया गया है। अब आप प्लीज़ जो भी जितने भी फर्स्ट सेमेस्टर के हमारे दोस्त हैं, फर्स्ट सेमेस्टर के जितने भी बच्चे हैं, वो प्लीज़ टीएसपी क्लासेस से जुड़ जाएं, और यहाँ पे बहुत सही चीज़ें, बहुत अच्छी चीज़ें, बहुत बहुत बेनिफिशियल कंटेंट आपको प्रोवाइड कराया जाएगा, बहुत अच्छी तरीके से पढ़ाया जाएगा। मैथ क्लास स्टार्ट होने जा रहा है, आज तक मैथ क्लास स्टार्ट हो जाएगा, आप टीएसपी क्लासेस से जुड़ जाइए और अपने दोस्तों के साथ शेयर अवश्य करिए, जिससे ज़्यादा से ज़्यादा लोग जुड़ सकें और उनको एक अच्छा कंटेंट प्राप्त हो सके। तो ठीक है, तो
बाकी आप मेरे चैनल में नए होंगे तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा और अपने दोस्तों के साथ शेयर कर दीजिएगा। और एक लाइक तो बनता है, वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक अवश्य करिएगा। ठीक है, तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय।